दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से मंडोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर 5A में 226 सेमी फर्निश्ड भवनों का निकला हुआ है प्लॉट्स का। आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से और यह 17 अगस्त तक चलेगा। मैंने ऑलरेडी आवास विकास के 3 योजनाएं कवर की हुई हैं। एक आपका झांसी का है, एक अयोध्या का है, एक मेरठ का है। ये 4th योजना है मंडोला विहार गाजियाबाद सेक्टर 5A में। और सबसे नियरेस्ट अगर मैं लैंडमार्क बोलूँ तो वो शिव विहार मेट्रो स्टेशन है। जो भी गाजियाबाद के आसपास के लोग होंगे उनको पता होगा। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं पंजीकरण से। जो बुकलेट है मैंने कंप्लीट बुकलेट डाउनलोड करके यहाँ पे रेफर किया हुआ है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रॉपर, क्योंकि 1180 रुपीज़ का जो चार्जेस है जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो 1180 रुपीज़ का जो चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है। तो अगर किसी को माइंडसेट करना है कि लोकेशन कहाँ पे पड़ता है, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरीज कितनी हैं, मतलब ओबीसी को कितने प्लॉट एलोकेट हुए हैं, एससी एसटी को कितने एलोकेट हुए हैं, नॉर्मल कैटेगरीज में कितने हैं, किस में चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। और ये 4 साल का है या 5 साल का है, ये हैंडओवर कब होने वाला है प्लॉट, हमको हैंडओवर कब होगा, तो ये सारी जानकारी लेते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस बुकलेट में। चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो योजना के जो मुख्य आकर्षण है, जैसा कि मैंने बोला, ये जो योजना है शिव विहार मेट्रो स्टेशन से दूरी 9 किलोमीटर देखेंगे आप, यहाँ पे मेंशन है 4th नंबर पे मेंशन है। ऐसे ही ये योजना जो है दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के दोनों साइड्स में है, ये दोनों साइड में पड़ता है। और इसमें आपका जो 6 लेन एलिवेटेड रोड है ये ऑलरेडी प्रपोज्ड है वहाँ पे मंडोला विहार योजना के लिए, तो ये भी रोड वहाँ पे बनेगी, निर्माणाधीन है अभी, आप देखेंगे। दूसरी चीज आपका जो आईएसबीटी है, कश्मीरी गेट जो है जो फेमस है, तो ये आपका जो है ये 15 किलोमीटर है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस जो है वो 8 किलोमीटर पे है। दिल्ली की जो बॉर्डर लगती है, सीमा लगती है, वो 4 किलोमीटर पे। लोलनी रेलवे स्टेशन जो है वो 8 किलोमीटर पे है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर पे है। और इसमें एक चीज जो जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी वो ये है कि जो आपका ग्रीन बेल्ट है वो भी यहाँ पे है। मैंने बहुत कम साइट्स में देखा है कि ग्रीन बेल्ट का भी प्रावधान हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस योजना के लिए, कि आपको एक बहुत ही चौड़ी ग्रीन बेल्ट मिल रही है वहाँ, मतलब वहाँ आपके फ्रंट में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा एज एज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो अगर अगर उसमें आपका अगर किसी को मिलता है, मकान मिलता है, प्लॉट्स मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि उनके लिए एक इन्वायरमेंटल लिविंग जो स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत ही अच्छा होगा। और वहाँ पे आपको वातावरण बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, इन्वायरमेंट बहुत ही क्लियर मिलेगा वहाँ पे आपको, क्योंकि आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आपको प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो होता है वो उधर नहीं होगा ज़्यादा। तो ये चीज़ भी समझेंगे कि अगर ग्रीन बेल्ट पे मकान है तो उसका प्राइसिंग कितना होगा, क्योंकि उसका अलग प्राइसिंग है। तो हर एक कैटेगरी का प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे, एक टेबल में है तो उसमें डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं, जो सेमी फर्निश्ड अब देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन है उनका जो वर्क है वो कैसा वर्क रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे। जो ब्रिक वर्क है वो 1/6 का है। आरसीसी वर्क जो है वो 1/5। प्लास्टर जो है वो आपका बाहरी दीवारों का 1/4 है सीमेंट का। और जो आंतरिक दीवारें, जो इंटरनल वॉल्स हैं, वो आपका 12 mm का प्लास्टर रहेगा, 1/6 का, उसमें सीमेंट कोर्स एंड मोटर से रहेगा। चौखट जो है वो आपका 30/35/5 का है, सिंगल फ्रेम रहेगा। विंडो फ्रेम एवं ग्रिल जो है आपका आयरन फ्रेम पे रहेगा। और डोर स्टर जो है आपका 30 mm प्लस डोर स्टर्स रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि कैसा वो निर्माण में कैसी चीज लगाएंगे, तो उसका डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। ये अच्छी चीज है ट्रांसपेरेंट के लिए अगर मैं बोलूँ। अब बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, कैटेगरीज की, प्लॉट कैटेगरीज के किसमें कितने प्लॉट्स आए हुए हैं। और कास्ट, आपके जो कास्ट कैटेगरी है उसके बिहार पे भी कितने प्लॉट्स हैं, तो वो मैं आगे कवर करूंगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कैटेगरीज हैं। आप देखेंगे जो प्लॉट हैं, भवनों की संख्या जो वो 226 है। हर कैटेगरी में देखिए मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है 35/60। तो इसको समझो, प्रॉपरली समझो इसको, जो भवनों का जो क्षेत्रफल है वो 60 गज का है। बट उसमें जो प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया आपका मतलब कवर्ड एरिया, जितने में जैसे कमरा बनेगा, आपका बाथरूम बनेगा,
आपका किचन बनेगा। तो जो कवर्ड रहता है, जहाँ पे छत रहती है, कवर्ड रहता है, आपको स्काई नहीं दिखता, आपको आसमान नहीं दिखता। आप ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में कि आपको आसमान ना दिखे जब आप घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे आपको छत दिखे। तो वो जो कवर्ड एरिया बना के देगी गवर्नमेंट, वो 35 है। मतलब कि आप समझ लीजिए आधा है, 50% ही है। 60 का 35 हो गया, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 35 35 गज में आपको बना बनाया मिलेगा। बाकी में आप कंस्ट्रक्शन अपने आप करा सकते हैं। इसमें जो भवनों की संख्या है वो 52 है। ऐसे ही हम देखेंगे 36 बाई 75, मतलब 75 का गज है, 75 गज का आपका प्लॉट रहेगा। उसमें 36 गज का आपका प्लिंथ एरिया रहेगा। ऐसे ही 112 गज का जो प्लॉट है उसमें 66 गज का प्लिंथ एरिया। 162 गज का जो प्लॉट है उसमें 95 गज का प्लिंथ एरिया, मतलब कवर्ड एरिया बना के देगी गवर्नमेंट। तो क्या क्या कैटेगरी हुई है इसमें आप देखेंगे। 52 का आपका हुआ 60 गज का, 75 गज में हुआ 76 प्लॉट्स, 112 में हुए 56, 162 में हुए 42। ओके, अभी देखिए मानक भवन का जो मूल्य है मैंने हाईलाइट नहीं किया है। क्यों हाईलाइट नहीं किया, इसका रीज़न ये है कि ये मूल्य आपको देना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो बेटर है कि मैं उस कॉस्ट की बात करूं जो आपको देना है, ना कि उस कॉस्ट की बात करूं जो यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने येलो पे हाईलाइट किया है, देखेंगे आप कॉर्नर भवन का जो मूल्य है विविध शुल्क एंड विविध शुल्क पर दे जीएसटी 18%, वो आपका 32 है, आपका 37 है, 58 है, 82 है। अगेंस्ट ऑफ योर प्लॉट, जो भी आपका स्क्वायर फीट आपका गज रहेगा। तो 60 गज का आप समझिए आपको 32 लाख का बजट रखना है अगर आपका कॉर्नर भवन है। अगर आपका कॉर्नर प्लस ग्रीन बेल्ट है, पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट है, तो उसमें 18% के साथ मिला के आपको 34 लाख हुआ। और मैं मैक्सिमम हर बार यही रिपीट करता हूँ कि आप मिनिमम बजट मत देखिए, आप मैक्सिमम देखिए। अगर आप मैक्सिमम देख के प्लानिंग करेंगे तो अगर आपका मान के चलिए कि आपका जो प्लॉट है वो पार्क फेसिंग भी नहीं आया, ग्रीन बेल्ट में भी नहीं आया, तो वैसे भी आपका कॉस्ट कम ही जाएगा, राइट। आपका वो कॉस्ट 32 से कम जाएगा, बहुत ही कम जाएगा। आई कैन से कि आपका 29 जाएगा, उसका भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप मानक भवन का मूल्य विविध शुल्क पर दे जीएसटी 18%, उसका 29 लाख है 60 गज का। बट मैंने हाईलाइट नहीं किया। क्यों हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अगर आप इतना ही प्लान करेंगे और आपका अगर 2-3 लाख बढ़ गया तो आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डिफर हो जाता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर से प्लान करना पड़ता है। तो सजेस्ट करता हूँ कि आप हाई अमाउंट को कैलकुलेट करिए, बजट बनाइए। फिर अगर इंटरनल अगर वो थोड़ा कम भी आता है तो आपका प्लानिंग नहीं डिस्टर्ब होगा, आपको कम ही एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे चलिए 32 का आपका कॉर्नर का है, कॉर्नर प्लस पार्क ग्रीन बेल्ट का 34 है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ फाइनल अमाउंट 34। 34 लाख का आपका 60 गज का, 75 गज का आपका 39 लाख का, 112 गज का आपका 60,96,000 का, 162 का आपको 86,22,000 का। ये आपका फाइनल अमाउंट होगा अगर आपको कॉर्नर प्लस ग्रीन बेल्ट मिलता है। कॉर्नर ग्रीन बेल्ट नहीं मिलता है तो आप वो कॉस्ट ले लीजिए अपना 29, 34, 53, 75। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए एक प्लान भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि एक ग्राउंड फ्लोर प्लान 60 गज का अगर है तो उसमें कैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो गेट है, सामने का जो गेट हो गया उसमें आपका आगे का फ्रंट छोड़ा हुआ है। ये 15 बाई 30 का लग रहा है। यस, 15 बाई 30 का लग रहा है। आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इन फ्यूचर जो बोला हुआ है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इन फ्यूचर छोड़ा हुआ है। तो एक कमरा बनेगा, यहाँ पे बेडरूम बनेगा, फिर आपका डाइनिंग लॉबी है, फिर आपका टॉयलेट है, फिर आपको कुकिंग स्पेस किचन का है, लास्ट में उन्होंने किचन का रखा हुआ है। किसी को ये डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, तो एक एक रफ आइडिया है कि ऐसा आपको मिलने वाला है। तो आप अभी से आप माइंड सेट कर लीजिए कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से आप फिर आगे प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे ही 75 गज का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 75 गज का दिया हुआ है। यहाँ पे भी किचन सबसे लास्ट में रखा हुआ है, रियर कोर्ट यार्ड है, आपका बेडरूम बीच में है, फिर लिविंग रूम है, टॉयलेट है। ऐसा अब फिर आगे का उन्होंने फ्यूचर का छोड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया 75 गज का। एक रफ आइडिया है, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 112 गज में क्या है, उन्होंने पीछे का छोड़ा हुआ है, रियर कोर्ट यार्ड छोड़ा हुआ है, फिर आपका टॉयलेट दिया हुआ है, फिर आपको ओपन किचन दिया हुआ है, फिर आपका बेडरूम है, फिर ड्राइंग डाइनिंग रूम है, स्टेयरकेस है, बेडरूम है, एक फ्यूचर का स्कोप छोड़ा हुआ है। तो ये डिज़ाइन आपका 112 का हो गया।
अभी देखिए सबसे बड़ा वाला प्लॉट ये है 162 गज का सबसे बड़ा वाला प्लॉट है। तो इसमें देखिए लास्ट में टॉयलेट का है, टॉयलेट के साथ में ड्रेस रूम है आपका, फिर आपका बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, फिर बेडरूम, दो बेडरूम के बीच में टॉयलेट कर दिया इन्होंने, डाइनिंग लिविंग हो गया आपका, फिर स्टेयरकेस निकाला हुआ है, ड्राइंग रूम का निकाला हुआ है, फिर किचन दिया हुआ है, आगे भी किचन दिया हुआ है, और आपका पोर्टफोलियो का यहाँ पे निकाला हुआ है आगे का जो इन फ्यूचर का स्कोप छोड़ा हुआ है उन्होंने, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा इन फ्यूचर में। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ये एक रफ आइडिया दिया हुआ है कि कैसा आपका प्लॉटिंग का सेमी फर्निश्ड का मकान होगा। अभी आप यहाँ पे देखिए जो रेरा है, रेरा का डेट भी मेंशन किया हुआ है, आगे वाले पेजेस में देखेंगे आपको रेरा का डेट भी दिखेगा। यहाँ पे रेरा के डेट के हिसाब से ही आपको ये स्थगित किया जाएगा। तो ये तुरंत का नहीं है, लॉटरी निकलने के बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका ईएमआई या फिर आपका वन टाइम पेमेंट जो भी होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको हैंडओवर रेरा के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके। अब देखिए भुगतान का जो तरीका है, संपत्ति को सार्वजनिक लॉटरी डॉ के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक और हाईलाइट किया हुआ पॉइंट कि आपको सारा जो अमाउंट है वो आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू ही करना चाहिए। आपको कोई भी प्रोसेस कैश अमाउंट में या अदर अदर प्रोसेस से नहीं करना चाहिए। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप आरटीजीएस एनईएफटी करेंगे, आगे कुछ लीगल होता है, एक्शन होता है, तो आपके पास प्रूफ रहता है, एविडेंसेस रहता है, और जो फिजिकल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो इतना रिकॉर्ड में इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ऑनलाइन वाला है। तो आप ऑनलाइन करिए, ये एविडेंसेस हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर कुछ आगे एविडेंसेस देना पड़ेगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है आवंटन नियम में, आप देखेंगे इसमें जो लॉटरी ड्रॉ है वो आपको 10 दिन में ही प्रस्तावित कर दी जाएगी जैसे ही आपका निकलेगा, और इसका कंप्लीट डिटेल्स वो 10 दिन पूर्व, आई मीन 2 हफ्ते के पूर्व भी वो निकाल के दे देंगे कि कहाँ पे ये होने वाला है। उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉटरी में। अच्छा, इसमें कंडीशन है कि जो एक मुश्त भुगतान वाले कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ये वन टाइम चूज किया रहेगा कि मैं वन टाइम ही पेमेंट कर दूंगा सारा का सारा, तो उनकी लॉटरी पहले की जाएगी। ये आवास विकास के सारी योजनाओं में ऐसा ही मैंने देखा हुआ है। झांसी का बोलूं या अयोध्या का बोलूं या फिर मेरठ का बोलूं, सबका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर किसी को देखना आप रेफर कर सकते हैं। उसमें कंडीशन सेम रहती है कि आपका जो प्रेफरेंसेस है, गवर्नमेंट का जो प्रेफरेंसेस है वो वन टाइम वालों के लिए है। तो वन टाइम जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किया होगा उनकी लॉटरी पहले निकाली जाएगी। उसमें से अगर प्लॉट बचते हैं तभी ये लॉटरी ईएमआई वालों को दी जाएगी, उनको असाइन की जाएगी, उनमें भी लॉटरी ड्रॉ निकाला जाएगा। तो ये कंडीशन है, इसको समझ के लीजिए। अगर किसी के पास बजट, प्रॉपर बजट है, आपको लोन नहीं लेना है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप वन टाइम डालिए। वन टाइम में आपका चांसेस फिर से बढ़ सकता है। तो ये एक पहला क्राइटेरिया हुआ कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी लॉटरी में। तो ये पहला कंडीशन है, आपको वन टाइम चूज करना है। अभी फिर कास्ट पे भी आएंगे, किसको किस कास्ट में कितने प्लॉट मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे एक मुश्त भुगतान जो है, यहाँ पे देखेंगे 60 दिन है, तो 60 डेज में अगर आप कर देते हैं कंप्लीट तो आपको 5% का छूट भी मिलने वाला है, इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जो पात्रता है ये सेम है, सारे लोग इस पे अवेयर हैं कि उनको क्या क्या उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए। बस एक कंडीशन मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपके पास आवासीय नगरीय परिषद की तरफ से या फिर उस सिटी के बिहाफ पे आपके पास कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए जो आपने आवासीय संपत्ति लिया हुआ हो परिषद की तरफ से। अगर आपने इंडिविजुअल लिया हुआ है किसी प्राइवेट बिल्डर से, दैट इज ओके। बट अगर आपने परिषद की तरफ से लिया हुआ है और आपके पास एक से अधिक संपत्ति है, फिर ये आपके नेगेटिव केस में जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो पंजीकरण के जो नियम है यहाँ पे देखेंगे, केवल पति पत्नी के केस में ही आप ज्वाइंट अप्लीकेंट कर सकते हैं, बाकी केसेस में आप ज्वाइंट अप्लीकेंट नहीं कर सकते हैं। ओके। और दूसरी चीज जो आपको पंजीकृत आवेदक पात्रता है, अगर आप लॉटरी के पहले ही धनराशि जो है आप वापस लेना चाहते हैं तो आपको लिखित में देना होगा ये, और जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको वापस हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई ब्याज नहीं होगा, आपको जो भी राशि आपकी वापस हो जाएगी। बट एक कंडीशन है 4.3 पे देखिए, अगर आप 3 महीने के पहले करते हैं
3 मंथ्स के भीतर कर देते हैं कि आपका जो प्लॉट एलोकेट हुआ था आपको नहीं चाहिए, आपको कोई पर्सनल रीज़न है, आपको प्लॉट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आपको 20% डिडक्ट होगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया होगा, 2 लाख 1 लाख जो भी दिया होगा उसके अगेंस्ट में 20% कट हो जाएगा। मान के चलिए कि आपने 3 माह के पश्चात आपने डिसीजन लिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसमें आपको काफ़ी लॉस होगा, 50% का लॉस होगा। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ पूरा माइंडसेट करिए कि मुझे अगर कॉर्नर का नहीं मिला, मुझे अगर पार्क फेसिंग नहीं मिला, मुझे ग्रीन बेल्ट में नहीं मिला, तभी मेरे को चलेगा। अगर इस कंडीशन, इस वर्स्ट केस तक भी जाते हैं, आपका ये माइंडसेट हो गया कि मुझे बस प्लॉट चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अब अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे पार्क फेसिंग ही चाहिए, नहीं मिलेगा बट प्लॉट मिल जाएगा, तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो उसमें आपको लॉस है। तो प्लीज़ आपको समझ लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए, तो आपको आगे आपको ये पूरा प्रोसेस करने में, विजिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी ये प्रोसेस करेंगे आपको फिजिकल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जाके बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो ये इसमें प्रोसेस टाइम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं बोलूँगा। तो बेटर है कि आप पहले से माइंडसेट कर लीजिए, उसके हिसाब से ही फिर आप जाइए वहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कैटेगरी सबके लिए सेम ही होता है, जो भी सेंट्रल कैटेगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी है, जैसे 21% का एससी हो गया, एसटी आपका 2% का हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 27% का हो गया। फिर उसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी हैं, जो जो उस वर्टिकल के अंतर्गत ही आते हैं। आपका सांसद का, सरकारी सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का जो आपका 2% का है, दिव्यांग व्यक्ति का 5% का है, सीनियर सिटीजन का आपका 10% का है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ, देखिए, आप कोड ना भरने की स्थिति में, जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे कोड होगा, अगर आप कोड फिल नहीं करते हैं तो फिर आपका वो अनारक्षित में चला जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी में चला जाएगा, आपको रिजर्व कैटेगरी का कोटा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप कोड जरूर भरिएगा, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कोड वहाँ पे रहता है, आप कोड मेंशन करिए, उसके हिसाब से ही आपका आरक्षण कैटेगरी कोटिंग होगा वहाँ पे। दूसरी चीज़, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है, अन्य राज्यों का जो भी कैंडिडेट होगा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको रिजर्व कोटा नहीं मिलेगा, आप उसमें नॉर्मल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी यूपी के लिए। अब चलते हैं 35/60 प्रकार के भवनों का जो आवंटन है, एलआईजी भवनों की संख्या जो है 52 है, हम देखेंगे यहाँ पे 52 जो है वो, उसमें क्या कैटेगरी है, देखिए, एससी में 11 प्लॉट्स हैं, एसटी में 1 ही प्लॉट है, ओबीसी में 14 प्लॉट हैं, सामान्य में 26 प्लॉट हैं। अच्छा, इसमें भी कंडीशन है, देखिए 11 तो है, बट देखिए सबसे लास्ट में मैंने 7 लिखा हुआ है, 7, 1, 10, 20, टोटल 38। तो आप 52 मत मान के चलिए, अगर आप नॉर्मल हैं, मतलब आप हैंडीकैप नहीं हैं, आप किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि सांसद कोटे में नहीं आते हैं, 50 एज में नहीं आते हैं, जल संस्थान में नहीं आते हैं, हैंडीकैप में नहीं आते, सीनियर सिटीजन में नहीं आते, तो आप फिर आप नॉर्मल कैटेगरी अंडर द रिजर्व कोटा, एससी एसटी ओबीसी में आप ये मान के चलिए कि आपके पास 38 प्लॉट्स हैं, 52 लेके मत चलिए, 52 टोटल है, क्योंकि सांसद का एक नंबर निकल जाएगा, 50 वर्ष आयु के लिए एक नंबर निकल जाएगा, अब जल संस्थान के लिए तो इसमें नहीं दिया हुआ है, दिव्यांग व्यक्ति का एक निकल जाएगा, वृद्धजन जो सीनियर उनका एक निकल जाएगा, मैं एससी की बात कर रहा हूँ, ओके, टोटल 4 हो गए। ऐसे ही एसटी पे देखेंगे तो एक ही है, किसी भी हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं, एक ही कैटेगरी है। ओबीसी में देखेंगे 14 है, इसमें से एक आपका सांसद का है, एक आपका 50 वर्ष वाला है, एक आपका दिव्यांग व्यक्ति का है, एक आपका सीनियर सिटीजन का, टोटल 4 हो गए। सामान्य में देखेंगे तो ऐसे ही एक आपका 50 वर्ष का हो गया, एक सांसद का हो गया, एक आपका हैंडीकैप्ड का हो गया, तो टोटल आपके 6, और 3 आपके वृद्धजन के हो गए, सीनियर सिटीजनशिप के हो गए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, जो सीनियर सिटीजनशिप हैं, जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उन लोगों के लिए सब कैटेगरी चूज करना बहुत ज़रूरी है, वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अगर आप एससी में आते हैं तो एससी सिलेक्ट करिए, फिर एक कैटेगरी आएगी सब कैटेगरी, उसमें आपको सीनियर सिटीजन से सिलेक्ट करना है, इसमें क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी प्लॉट पाने की। तो ऐसे ही सबके लिए मैं बोलूँगा, आप प्लीज़ अपना सब कैटेगरी भी चूज करिए और अपना कास्ट कैटेगरी भी चूज करिए, तो ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 38 ना कि 52 यहाँ पे नॉर्मल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसे ही देखेंगे आप 36 75 का है, 36 में देखेंगे आप
75 प्लॉट्स का जो 76 संख्या है, इसमें देखेंगे आप 16 जो है एससी के लिए है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 20 है, सामान्य के लिए 38 है। टोटल कितने हो गए? 76। बट जो ये हॉरिजेंटल कैटेगरीज को निकाल दोगे तो 76 में आपके पास 55 प्लॉट्स ही बचते हैं। ओके, तो 55 प्लॉट्स को लेके चलिए, ये टेबल रेफर कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे जो 112 वाले प्लॉट हैं, 112 गज वाले प्लॉट हैं, उसमें 56 नंबर है। उसमें देखते हैं एससी में 12, एसटी में 1, ओबीसी में 15, नॉर्मल कैटेगरीज में 28। टोटल कितने हो गए? 56 हो गए। 56 में कितने मिल रहे हैं आपको? 41 मिल रहे हैं। अगर मैं हॉरिजेंटल कैटेगरी को छोड़ दूं तो 41 प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे आपका जो 162 गज का प्लॉट है, 42 संख्या है, एससी में आपका 9 है, एसटी में आपका 1 है, ओबीसी में आपका 11 है, नॉर्मल में आपका 21 है। टोटल कितने हो गए? पे 42 हो गए। बट 42 में कितना मिल रहा है आपको? 32 मिल रहा है। बाकी का हॉरिजेंटल है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका हॉरिजेंटल माना जाएगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी वालों का है। आप लोग प्लीज जो भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं सब कैटेगरी जरूर चूज करेगा, उसमें आपकी प्रॉपर्टी आगे बढ़ जाएगी। अब चलते हैं असफल। जैसे कि मान के चलिए कि आपका लॉटरी हुआ, लॉटरी में आपका अपना नाम नहीं निकला, तो विद इन 1 मंथ यहाँ पे आवास विकास ने कमिट किया हुआ है कि विद इन 1 मंथ में आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू आपको आप जो पेमेंट है वो आप वापस कर देंगे, ऐसा उनका मानना है। बट अगर आप खुद आप निरस्त करना चाहते हो, आपको प्लॉट एलोकेट हो गया था, तो फिर आपका 50% काटा जाएगा। तो ये आप जरूर यहाँ पे देख लीजिए। और अगर आपका निरस्तीकरण जाता है, अगर आपका निरस्तीकरण में जाता है, आवंटन, पंजीकरण, निरस्तीकरण, ठीक है, तो उसमें 50% का अमाउंट कट हो जाएगा। तो आप अपना लीगल डॉक्यूमेंट ही डालिए। अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपका निरस्त हो जाएगा वो। अब चलते हैं भौतिक कब्जा। जो भवन है आपको तुरंत नहीं मिलने वाले हैं, ये आपको 4 साल में मिलेंगे। अभी 2025 चल रहा है, राइट। अब देखेंगे 39/2029, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स है। अच्छा, 4 ईयर्स तक जो आपकी वैल्यू है वो कितनी बढ़ेगी? जिस एरिया में प्लॉट निकले हैं वहाँ का अप्रिसिएशन, लैंड कितना है, वहाँ पे अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लैंड का, 4 साल में क्या अमाउंट जो मिलेगा वो आपका एफडी से ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं भी इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अंडरस्टैंड प्रॉपर हो जाएगा। एक मैंने वीडियो आनंद नगर का बनाया था, आप उसको रिफर कर सकते हैं, क्योंकि सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। वो भी 5 साल में डिलीवर होगा, ये भी 4 साल में डिलीवर होगा। तो मैंने वो प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग रिफर कर सकते हैं उसको। अब चलते हैं एक कंडीशन और थी यहाँ पे देखेंगे भौतिक कब्जा में, कि अगर आपका 7.5 की बात कर रहा हूँ, कब्जा पत्र मिलने के बाद अगर आप 3 माह के अंदर कब्जा नहीं लेते हैं तो आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा। विलंब शुल्क, रख रखाव शुल्क जो होता है वो, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इट विल नॉट बी मोर देन 10,000 विद इन 1 ईयर। तो मैं यही बोलूँगा 1 साल के अंदर इतना नहीं जाता है, इसको भी समझ सकते हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। ये कंडीशन ये है कि आवासीय है, यहाँ पे आप कॉमर्शियल नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जब देखेंगे ये जो नामांकन है, नॉमिनेशन जो ये है, एफिडेविट का जो है, आपका स्टाम्प पेपर का जो है, ये अभी नहीं देना आपको, बट आपका जो प्लॉट एलोकेट हो जाएगा तब आपको लगा के देना होगा। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा आपको सत्यापित करा के ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ निर्देश हैं। जैसे कि मैंने बोला था, पंजीकरण आवेदक शुल्क जो है वो 1,000 और इसके साथ में 18% का जीएसटी, तो ये आपका 1,180 रुपये हो, 1180 हो गए। तो 1180 रुपये रिफंडेबल नहीं है। तो आप प्लीज़ ये बुकलेट दोबारा रेफर करिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, टीम सॉर्ट आउट करेगी। और इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, और हम लोग ऐसे ही और डालते रहेंगे इसके बारे में अपडेट जैसा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।